नमस्कार साथियों। विगत वर्ष 2020 से मार्च 2020 से और इस वर्ष 2021 मई का अंत चल रहा है। हम लोग एक वैश्विक महामारी की विपदा से जूझ रहे हैं और इस दौरान बहुत सारी बातें समाज की, अर्थव्यवस्था की, राजनीति की, विकास की, मानवीय संबंधों की, अध्यात्म की, व्यवहारिकताओं की समय समय पर हम लोग करते रहे हैं। लेकिन एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में कई बार विगत वर्ष से इस वर्ष तक जब हम इस विपदा में अर्थशास्त्र को केंद्र बिंदु मानकर और विकास के आयामों पर चर्चा करते हैं, तो दोस्तों हमें भारत के विकास के मॉडल को खोजने की आवश्यकता पड़ी है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि दुनिया के विकास की परिस्थिति अलग अलग है और हम देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि को होते हुए जब बात करते हैं तो एक बुकिश नॉलेज या कहीं भी प्रकाशित बातें जो होती हैं उसको हम लोग आर्थिक विकास कह देते हैं। और नीति निर्माण की दृष्टि से हम जब जानते हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, कि आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य अपने देश के दायरे में जन समुदाय की आर्थिक स्थिति और उनके जीवन स्तर के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। तब उसको हम आर्थिक विकास की संज्ञा दे देते हैं। ये किताबों में जो हम लोग बताते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि कोरोना के पहले भी एक दो दशकों से और खास करके 21वीं सदी से जो सबसे बड़ी समस्या बहस का हो गया वो आर्थिक विकास को ही लेकर हो गया है। और बहुत सारे देशों में, भारत जैसे देशों में भी इस बात को हम लोग मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, कोई इसका उपयोग नहीं है। इसलिए दोस्तों, विकास और उससे जुड़े हुए मुद्दों, इसके महत्व के बारे में अगर बात करनी हो तो लोगों ने अपनी सहूलियत से, अर्थशास्त्रियों ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने अपनी सहूलियत से विकास अर्थशास्त्र करके अलग विषय बना दिया और उस पर अपनी सिद्धता श्रेष्ठ करने की दृष्टि से अलग अलग मॉडल बनाना शुरू कर दिए। लेकिन कालांतर में समझ में आ गया कि विकास को अपने तरीके से सोचना, अपने शोध के तरीके से, अपने देश के तरीके से सोचना गलत हो सकता है। पहले भी कई अर्थशास्त्रियों ने, जैसे स्लट्स होते थे, हैबरलर होते थे, बार, लिटिल, वाल्टर्स, ये लोग अर्थशास्त्री थे। वो अलग से विकास के बारे में पढ़ने की बात की वकालत नहीं करते थे। और कई सारे लोग अर्थशास्त्रियों तो दोस्तों बीच में ये कहा कि विकास अर्थशास्त्र को अलग विषय का दर्जा देने को ही समाप्त कर देना चाहिए। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग विषय के रूप में पढ़ाना गलत है, क्योंकि उससे संशय उत्पन्न हो रहा है अर्थशास्त्रियों में और देश के उत्थान में। क्योंकि दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत संशय भरा हो गया है और कईयों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। किंतु पहले के कुछ अर्थशास्त्री जैसे मेयर हो, बोल्डविन हो, इन लोगों ने इन शब्दों को, मतलब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया, सेकुलर डेवलपमेंट यानी दीर्घकालीन परिवर्तन। इसको एक ही रूप में देखना शुरू कर दिया मायर, बोल्डविन आदि ने।
लेकिन कालांतर में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा भारत जैसे देशों में कि भाई अर्थशास्त्र में विकास जो शब्द है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सतत प्रक्रिया है। और ये बातें जो दोस्तों मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये मैं आम जनमानस के लिए बोल रहा हूं, उसमें अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी इसको जानते हैं। बस सिंपल सी बात है। मैं बहुत बड़ा ज्ञान स्वरूप या नई बात नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एक जनमानस को समझाने हेतु कि आर्थिक विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया। और ये मान लीजिए कि आर्थिक समृद्धि या जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में एक करके बहुत अर्थशास्त्रियों ने अपने देश के हित में किया, वो एक्चुअली जो ग्रोथ शब्द है, समृद्धि है, वो एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है कि आप जीडीपी अधिकाधिक दिखाएं, प्रति व्यक्ति अधिकाधिक दिखाएं, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो ग्रोथ को जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में दिखाना उनके लिए ग्रोथ है। लेकिन हम जब ये ग्रोथ कह रहे हैं तो हमारे लिए लक्ष्य हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही लक्ष्य नहीं है। इसकी जो पेरीफेरी है, इस बीच वाले गोले का, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, जैसे अर्जुन ने मछली के आंखों पर लक्ष्य वेदा था, लेकिन एकमात्र उस लक्ष्य वेदने से अर्जुन विजयी नहीं हुए थे। उसके बाद तमाम गतियां महाभारत में हुई थी। तो ग्रोथ तो है, लेकिन जो पेरीफेरी है वो महत्वपूर्ण है। और जो ग्रोथ का पेरीफेरी है दोस्तों, वही डेवलपमेंट है, वही विकास है, जो सतत चलता रहता है। ग्रोथ उससे होता रहता है, लेकिन उस डेवलपमेंट जो पेरीफेरी है, उसमें आर्थिक वृद्धि भी है, सामाजिक वृद्धि भी है, मानवीय विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी है, ह्यूमन कैपिटल भी वृद्धि होता है, फिजिकल कैपिटल भी वृद्धि होता है, और साथ ही साथ उसी विकास में पर्यावरण की भी चिंता बसी है, जिसको कि हम लोग अंत में आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह देते हैं। तो डेवलपमेंट इज द पेरिफेरी ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भारत के संदर्भ में हमको जानना चाहिए। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने, जो पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने दोस्तों, जो भी मापदंड बनाए, वो अपने हित में, अपने अनुकूल बनाए, ताकि वो दुनिया में लोगों की दृष्टि से विकसित दिखाई पड़े और दुनिया उनके रास्ते पर चले। ये बहस का मुद्दा, ये विवाद का मुद्दा है, और बहुत सारे हमारे देश के अर्थशास्त्री भी इसी विवाद में फंसे रहते हैं। यदि भारत का विकास का मॉडल अलौकिक हो सकता है, अप्रतिम हो सकता है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला हो सकता है। खास करके कोरोना में जब दिखा दिया कि कोरोना में उन पाश्चात्य विकास का कोई महत्व नहीं रह गया, इकोनॉमी डाइवर्ट भी हो गई, डिफ्यूज भी हो गई, और इल्यूजन में भी है। ग्लोबलाइजेशन का मॉडल ध्वस्त दिखाई पड़ा। इसलिए इन बहस में पड़े बिना हम उनके मापदंडों को जल्दी स्वीकार नहीं करें। यानी भारत को भी जीडीपी जो उनका मापदंड है विकास का, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, उसी के सहारे भारत को अन्य देशों से पिछड़ा या किसी देशों से अगड़ा कह दिया जाता है दोस्तों। जबकि आप सब जानते हैं कि जैसे कुजनेट्स हैं, मेयर हैं, बाल्डविन थे, मिड थे, ये सारे लोगों ने, ये सब बाहर के अर्थशास्त्री थे, ये सारे लोगों ने जो विकास है उसको जीडीपी को ही वास्तविक विकास का सूचक मान लिया था। और उनके अनुसार जीडीपी में वृद्धि दर के आधार पर हम किसी भी देश के विकास दर को माप सकते हैं, यह उनका आकलन था। लेकिन दोस्तों, एक आम व्यवहारिकताएं मैं बता दे रहा हूं, भारत के संदर्भ में बहुत सारी बहस भी चल रही है कि जीडीपी ही केवल विकास का मापदंड नहीं है भारत जैसे देशों में, क्योंकि भारत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और पाश्चात्य देश जो इस तरह के मापदंड देते हैं, स्केल देते हैं, उनकी जनसंख्या कम है, उनके देश में डाइवर्सिटी नहीं है, उनके देश में भारत जैसे विभिन्नताएं नहीं है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया भी कम है, जनसंख्या भी कम है, डाइवर्सिटी भी नहीं। उनके यहाँ वो स्केल जो है 6 इंच का है, हमारा स्केल अनंत है, हमारे डाइवर्सिटी है, जनसंख्या 140 करोड़ लोगों के देश। इसलिए जीडीपी में हुई वृद्धि की तुलना में जनसंख्या की अगर अधिक वृद्धि हो जाए तो
प्रति व्यक्ति जीडीपी एवं वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि पहले की तुलना में घट जाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर हम विकास की घोषणा कर दे तो देखिए बेईमानी होगा, हमारे स्केल में हम फिट नहीं हो रहा है जीडीपी। इसलिए यह भी संभव होता है जीडीपी में दोस्तों कि केवल अमीरों की ही आय में वृद्धि हो और उसी के कारण हम जीडीपी को बढ़ता हुआ दिखाई दे, यानी जीडीपी से आय वितरण की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। ये एवरेजिंग है। हमने कहा ना कि स्टैटिस्टिकल टूल के माध्यम से 6 इंच के स्केल में ही भारत नहीं फिट हो सकता। भारत की जीडीपी कम है, लेकिन भारत की जनसंख्या को अगर संपोषित कर रही है आज के कोरोना काल में, तो भारत विकसित देश है। ऋण नहीं ले रहा है भारत, अपने में ही सस्टेनेबिलिटी के तहत अपना काम चला रहा है। इसलिए ये मापदंड को हमको नकारना चाहिए। और ये भी हो सकता है जैसे भारत में इन दिनों हो रहा है या दुनिया के कई देशों में हो रहा है, जैसे इजराइल फलस्तीन में इसमें हो रहा था जो अभी रुका है, कि हो सकता है कि तात्कालिक कारणों से जीडीपी में वृद्धि हो जाए। जैसे युद्ध हो, शस्त्रों का खरीद हो और उस देश की जीडीपी, किसी देश की सप्लाई करता की जीडीपी बढ़ जाए तो वो विकसित हो जाए। या इस समय कोरोना है, कोई देश केवल वैक्सीन बनाने लगे, दवा बनाने लगे, पीपी किट्स बनाने लगे, वेंटिलेटर बनाने लगे, मास्क बनाने लगे, और उसी के सारे आज के कोरोना की वजह से अगर जीडीपी वृद्धि होती है तो वो भी स्थायी वृद्धि तो नहीं हुई। तो हो सकता है कि ये एक भ्रामक हो दोस्तों। इसलिए भ्रामकता से हमको अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में सामान्य लोगों को बता दे कि भारत की जीडीपी की तुलना अगर दुनिया करती है और भारत को अविकसित कह देती है या भारत की इकोनॉमी को खत्म कहती है तो उसको मत मानिए। और दूसरा, उन्होंने प्रति व्यक्ति जीडीपी कह दिया। और ऐसे लोगों में किंडलबर्गर थे, मेयर थे, हिगिंस थे, लेविंगस्टन थे और लेविस थे, वाइनर थे। इन सारे अर्थशास्त्रियों ने फिर अपने सुविधा के अनुसार जीडीपी में वृद्धि का जो सुविधाजनक मापदंड बनाया वो प्रति व्यक्ति जीडीपी बना दिया और इसको स्वीकार कर लिया। फिर मैंने कहा ना, प्रति व्यक्ति जीडीपी मापदंड होगा जिस देश की जनसंख्या मान लीजिए 1 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, वहां की जीडीपी उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिक दिखाई पड़ेगी। और जिस देश का जनसंख्या 140 करोड़ हो, भारत जैसा देश, तो संसाधन सीमित हो, आय सीमित हो, विकास के रास्ते पर हो, उसको प्रति व्यक्ति जीडीपी आप अपनी तुलना से कम दिखा देंगे और भारत को कह देंगे कि विकास अर्धविकसित या अविकसित देश है। तो जनसंख्या महत्वपूर्ण तत्व है। और हम संयुक्त परिवार प्रणाली में देखिए कोविड काल में रह रहे हैं। अगर संयुक्त परिवार में एक परिवार अपनी आय, सीमित आय से सभी को एक साथ रख ले रहा है, देख रेख कर रहा है, दवा कर ले रहा है, उसको जिंदा बचाए हुए है, उसको भोजन दे रहा है और अपने सेवकों को भी भोजन दे रहा है, अपने इर्द गिर्द के कुछ गरीबों को भी भोजन दे रहा है, तो वो अच्छा मॉडल है। ये भारत का मॉडल है और वैश्विक मॉडल इंडिविजुअल अप्रोच वाला है दोस्तों। इसीलिए दोनों को नकारिए और भारत के संदर्भ में आप बात कीजिए। भारत की तुलना सिर्फ चीन से हो सकता है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन यहां भी मैं बता दूं कि चीन में शासन और भारत का शासन अलग अलग पैटर्न है। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, डिमांड का अधिकार है, मुखरता का अधिकार है। भारत जैसे देश की तुलना इसलिए नहीं हो सकता कि भारत अगर कोई एक राह पर चलता है तो डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी से उसका विरोध भी होता है। जैसे इस समय देखिए कोविड काल में भी भारत जैसे देश में वैक्सीन को लेकर विवाद हो जा रहा है, हेल्थ सुविधाओं को लेकर विवाद हो जा रहा है, शासन के डिलीवरी को लेकर विवाद हो जा रहा है और इससे गति कम हो जाती है विकास की। लेकिन चलता है देश, सब लोग बोल सकते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना वुहान से शुरू होता है कोविड और चाइना ने दुनिया को कोविड परोसा, लेकिन चाइना के डाटा, चाइना के वर्णन, चाइना के परिप्रेक्ष्य को कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, डाटा छिपाया जाता है। अब तो ये बहस हो गया कि लेबोरेटरी में बना हुआ है, लेकिन कौन बोलेगा
तो चाइना और भारत की तुलना आप नहीं कर सकते हैं, भले से जनसंख्या एक हो। तो ये दोनों बात समझ जाइए, दोनों की आप तुलना मत कीजिए। और तीसरा, अब धीरे धीरे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, समय की बात है तो प्रति व्यक्ति उपभोग, फिर ये पाश्चात्य देशों की ये चालाकी थी दोस्तों। आप जानते हैं कि उपभोग से ही डिमांड बढ़ता है और उसी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है, उसी से उनकी आर्थिक समृद्धि वाला जो लक्ष्य है गोला वाला वो पूरा होता है। इसलिए ये लोग प्रति व्यक्ति उपभोग को भी एक नया मापदंड दे दिए थे, जबकि ये भी गलत है भारत के संदर्भ में, क्योंकि उपभोग का जो प्रवृत्ति है भारत में दोस्तों अलग है और पाश्चात्य देशों में अलग है। अभी सर्वे आया था कोरोना काल में, जब अमेरिकियों से पूछा गया कि दुनिया में शाकाहारी भोजन की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कोरोना के में युद्ध लड़ने से सफलता मिलेगी, तो आप क्या करना चाहेंगे? दोस्तों 80% अमेरिकियों ने कहा कि हम मांस का सेवन बंद नहीं कर सकते, मदिरा का सेवन बंद नहीं कर सकते हैं, हम अपने उपभोग नहीं बंद कर देंगे, भले ही हमें समय से पहले मेरी मृत्यु हो जाए। यानी वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 2 से 3 वर्षों तक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी आदत या अपने उपभोग की प्रवृत्ति को नहीं बदलने की तैयार थे। ये रिसर्च अभी कोरोना काल में हुआ जो प्रकाशित है। भारत ऐसा नहीं है, भारत का उपभोग की प्रवृत्ति अलग है। भारत कोरोना काल में मिनिमम उपभोग के सहारे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। ये हमारा मॉडल है। हम अपने प्रवृत्ति में परिवर्तित, हम लचीला हैं, हम सेविंग वाले लोग देश हैं। हम अपने 10 रुपया में 2 रुपया बचा लेंगे, 8 रुपया खर्च करेंगे, 2 रुपया अपने भविष्य के लिए बचा लेंगे, परिवार के लिए बचा लेंगे, दवा दारू के लिए बचा लेंगे। तो उपभोग और पूंजी निर्माण, इसीलिए अमेरिकियों में, पाश्चात्य देशों में जो कहते हैं कई बार क्राइसिस हुई, लेकिन भारत की जो सोशल सिक्योरिटी या कंजम्पशन बिहेवियर की वजह से सेविंग बिहेवियर बढ़ता है, जिसकी वजह से हम उसी बचत के जरिए हम निवेश करने में भी सफल होते हैं। भारत का बहुत बड़ा निवेश हमारे इंटरनल सेविंग से होता है और सेविंग हमारा जिसको कहते हैं यस बराबर आई, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है दोस्त। इसीलिए उस दृष्टि को भी हमको अलग ढंग से बात करना होगा। और फिर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों जो भारत के इस बहसों को देखते हैं, पीगू वगैरह बहुत सारे लोग थे ऐसा जिन्होंने कहा कि नहीं तो ठीक है भाई, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर को बात किया जाए, ये सब पर फिट होता है। लेकिन उस आर्थिक कल्याण में भी पाश्चात्य देशों का अपना निहित स्वार्थ था। उनका आर्थिक कल्याण और हमारे भारत जैसे देशों का आर्थिक कल्याण अलग है। हम वैल्यू जजमेंट करते हैं, हम मानवीय मूल्य इथिक वाले देश हैं। इसीलिए जो संसाधनों का बंटवारा करते हैं हम बहुत रुचिपूर्ण, सामर्थ्य अनुसार और कल्याणकारी ढंग से अतीत काल से करते हैं। इसलिए दोस्तों मूल्यात्मक जो कहते हैं कि वैल्यू जजमेंट वाले निर्णय, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक लागत, ये जो शब्द हैं इनकी गणना विदेशों में कठिन है, क्योंकि हमारे देश में यही महत्वपूर्ण है। मूल्यात्मक निर्णय हम करते हैं, कितना किसको देना है, किसको कितना भला करना है, इसका कोई स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स वाले नहीं मॉडलिंग कर पाते हैं, क्योंकि इस पर नोबेल नहीं मिलेगा अभी। न्यायपूर्ण, हमारा न्याय क्या है? हम मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान चौर, हम ऐसे मुखिया की कल्पना करते हैं, ऐसे परिवार के पिता की कल्पना करते हैं जो अपने निवाले से पहले अपने इर्द गिर्द के बच्चों, संबंधियों और उस पर आश्रित लोगों के निवालों के बारे में सोचे। ये पाश्चात्य प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए हमारा न्यायपूर्ण वितरण को वो नहीं मापते हैं, हमें स्वयं मापना पड़ेगा। और हमारी जो सामाजिक लागत है, सोशल कॉस्ट है, वो अप्रतिम अलौकिक है। हम बैठ के कोरोना काल में सबकी भलाई के बारे में लेक्चर्स दे रहे हैं, लोग अवेयर करते हैं, हम बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम उपभोग की प्रवृत्ति को रोके हुए, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए दिन रात हम लोग एक तरह की बात सोचते हैं, एकजुटता दिखाई पड़ती है। तो हम जो इकोनॉमिक्स में हमारा जो सोशल कॉस्ट है, हम ट्रस्ट, हम संबंध, हम परिवार, हम न्याय, हम इथिक्स नीति, हम माता पिता का संबंध, हम ग्रामीण परिवेश, हम विश्वास,
हम अध्यात्म, हम धर्म, हम आचरण, ये सब हमारा जो है समाज का बिहेवियर है। हम जो बिहेव करते हैं इसके इर्द गिर्द करते हैं, इसलिए हमारी लागत को वो नहीं नापते, उनके उसमें फिट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हम उनके आर्थिक कल्याण के सहारे भी अपना अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते। दोस्तों, मैं आज पहले लेक्चर में सिर्फ थोड़ी सी प्रारंभिक बातें करूंगा, लेकिन उसके अलावा फिर बाद में कई मापदंड और आते चले गए। और जानते हैं अंत में क्या हुआ? वही जो भारत देवन से कहता आया है, कौटिल्य देवन से कहते आए हैं। हमारे प्रोफेसर जे.के. मेहता जैसे अर्थशास्त्री, गांधी जैसे सामाजिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि केवल अर्थव्यवस्था, मनुष्य को आर्थिक बना के अगर चलेंगे, मनुष्य को स्वयं में एक चरित्र या इंस्टीट्यूशन नहीं मानेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि गैर आर्थिक सूचक भी होते हैं। अब बाद में इकोनॉमिक्स ने नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की देखिए बात शुरू कर दी। इसलिए गैर आर्थिक यानी सामाजिक सूचक की बात दुनिया ने करनी शुरू की। लेकिन दोस्तों, एक चीज और बता दें, दुनिया ने यहां भी स्वार्थ, यहां भी वो अपने शोध की दृष्टि से या भारत को नीचा दिखाने की दृष्टि से ये गैर आर्थिक विषयों को चुना, जबकि हमारा गैर आर्थिक विषय कुछ और है। उन्होंने क्या चुना? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम मानते हैं कि हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, हम तो दीर्घायु की कल्पना करते हैं। उन्होंने कैलोरी पान को फिर देखा ताकि हम एक गरीब घोषित कर सकें। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी पर उन्होंने फोकस किया। ये सब अच्छी बात, इस पर हम भी काम करते हैं, हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन केवल यही है। फिर उन्होंने क्या कहा? विद्यालयों में प्राथमिक शिशुओं की संख्या कितनी है, भर्ती कितनी होती है, आवास कितना है, लोगों गरीबों तक पोषण, न्यूट्रिशन है कि नहीं, स्वास्थ्य की चिंता करने लगे। ऐसे कई चीजों पर दुनिया ने फिर समय समय के साथ नॉन इकोनॉमिक या सामाजिक सूचकांक के रूप में अब विकास की बातें शुरू की। और दोस्तों, ये सब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंध रखता है, इस पर हम एक राय होते हैं। इसलिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को भारत ने स्वीकारा, क्योंकि ये सारे गोल मनुष्य से जुड़े हुए हैं, ग्लोबल मनुष्य से जुड़े हुए हैं, और उस ग्लोबल मनुष्य में भारत भी आता है। इसलिए भारत में भी जीवन प्रत्याशा बढ़ना चाहिए, कैलोरी का पान सुधरना चाहिए, शिशु मृत्यु दर घटनी चाहिए, विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती बढ़ना चाहिए, आवास सब गरीबों तक होना चाहिए, न्यूट्रिशन पदार्थ सब तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए भारत ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो शब्द किया है, ये एक्चुअली गैर आर्थिक सामाजिक सूचक के आधार पर भारत आगे बढ़ रही है। और भारत इस समय गरीबों को सशक्त बनाने की योजनाओं पर कर रही है, क्योंकि उनके लिए गरीबों में कोई भेद नहीं है। वो हर गरीब मनुष्य है, जात धर्म लिंग भेद कुछ नहीं। इसलिए ये गैर आर्थिक वाली बात दुनिया की हमने मानी और इस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, केवल यही नहीं है, हमारा इसके अलावा भी बहुत सारे जो कोरोना ने सिद्ध किया। कोरोना ने हमने कैसे एकता से, सामाजिकता से, अपने नीति से, अपने नैतिकता से, अपने मानवीय गुणों से, गांव के अपने परिवेश से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने सैक्रिफाइस से, त्याग से, अपने तप से, अपने तपस्या से भी अर्थव्यवस्था की बड़ी भारी सहायता की है। सरकार की बहुत बड़ी सहायता की, और इसमें निजी से लेके, सरकारी से लेके, गैर सरकारी से लेके प्राइवेट सेक्टर्स के भी लोग जुड़े हुए। आज ही दोस्तों अखबार में छपा है कितने सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग कोरोना काल में स्वयं आगे बढ़ चढ़ के, जिसको हम लोग सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कोरोना काल में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने भारत में दर्शन कराई। और यही गांधी ट्रस्टीशिप का मॉडल देख चले गए। तो हम इन सब चीजों पर भी चाहते हैं कि दुनिया इस पर भी निगराह करे और भारत को उस दृष्टि से देखे कि भारत सरकार अगर इस कोरोना काल में विगत 1 साल 2 माह में अपने 80 से 100 करोड़ लोगों को अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से भूखमरी के शिकार नहीं होने दिया और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं में वितरित की, तो ये एक मॉडल है। यूनाइटेड नेशंस में 10 करोड़ अगर पीस काम करने वालों ने 10 करोड़ लोगों को भोजन दे दिया तो उस संस्था को नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है। भारत तो विगत लगभग 1 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है
और यही नहीं, 12 से 15 करोड़ किसानों को के खातों में 6,000 रुपया सालाना पहुंचा रहा है सक्सेसफुली, बिना करप्शन के। इसलिए अब इन सामाजिक सूचकों में भी हम भारत के संदर्भ में हमको अब सोचना पड़ेगा, इसमें एकाकार होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हम आज के पहले लेक्चर में सिर्फ यही बता रहे हैं कि आर्थिक विकास भारत के संदर्भ में एक सनातन विकास का मॉडल है, जिसका लक्ष्य सिर्फ जीडीपी और प्रति व्यक्ति या प्रति उपभोग बढ़ाना नहीं है, बल्कि जिसका लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, यानी सब तक मिनिमम आवश्यकताएं पहुंच जाए और सबको आर्थिक स्वतंत्रता का ज्ञात हो और सब मुखर होके अपने अपने कृत्यों को करने में परिवर्तित हों। आप जानते हैं कि इसी दौरान हम लोग जो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो कुजनेट्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको कहते हैं, जिसको आर्थिक समृद्धि हमने अलग कर दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ के 7 मुख्य विशेषताएं कुजनेट्स ने बता दी थी। क्या कहा था, जो हर विद्यार्थी अर्थशास्त्र का जानता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि, पर कैपिटा प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ना, उत्पादकता की ऊंची वृद्धि दर, प्रोडक्टिविटी की हाई इंक्रीज रेट। देखिए वो कह रहे हैं तो अब क्या कह रहे हैं? तीसरा, संरचनात्मक परिवर्तन की ऊंची दर, इंस्टीट्यूशनल जो चेंज हो उसमें ऊंची दर हो। फिर शहरीकरण और औद्योगिकरण, देखिए कुजनेट्स का ये मॉडल है। फिर उन्होंने कहा तीव्र सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन, यानी समाज में परिवर्तन है, सोच में और विचारों में परिवर्तन। यानी देखिए कुजनेट्स के पाश्चात्य विचारधारा ने भारत पर टारगेट किया कि भारत वाले लिबरल हो जाएं, अपने धर्म कर्म आध्यात्म इन सोचों को छोड़ें, उपभोग करें, क्योंकि इसी उपभोग से उनके ऊपर वाला सब चीज बढ़ेगा, उनका उत्पादकता बढ़ेगा, वो डिमांड को सप्लाई के सहारे पूर्ति करेंगे। उनका ये देखिए कुजनेट्स का ये चालाकी थी। भारत इस जाल में ग्लोबलाइजेशन के बाद फंसा 1991 के बाद, इसीलिए भारत में भी रिच और पुअर का गैप बढ़ता चला गया। इसलिए भारत में शहर और गांव में भेद है। इसलिए आप रिवर्स माइग्रेशन में भारत के स्वरूप पाश्चात्य इस कुजनेट्स मॉडल पर दिखाई पड़ा। तो ये वैचारिक परिवर्तन, हमें वैचारिक परिवर्तन अपने भारत का रखना चाहिए था, जो असफल हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि आधुनिक देशों का बाहर की ओर देखने का दृष्टिकोण, यानी वो चाहते थे कि भारत पाश्चात्य देशों के सारी गतिविधियों को स्वीकारे, उसको उन्होंने विकास कह दिया, ग्रोथ का मॉडल कह दिया। और लास्ट में उन्होंने क्या जोड़ा? भौतिक एवं मानवीय पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, ये जोड़ा लास्ट में, यानी फिजिकल एवं ह्यूमन कैपिटल का इंटरनेशनल प्रवाह। तो हमारे मानवीय पूंजी का वो सब फॉर्म में प्रवाह स्वीकार तो नहीं करते हैं। ले लें हमारे श्रमिकों को, नहीं लेते हैं। तो कई सारे चीज ये दुनिया अपने देशों से बनाती है। भारत को आर्थिक विकास के अपने मॉडल को खोजना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जो हमारी मूल समस्या है, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, दैट मटेरियल वांट्स एक्सीड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, that transport to scarcity, or utility maximization under condition of scarcity, that translate into economics is about making choices। हम अभाव और उस अभाव की पूर्ति के लिए वैकल्पिक चॉइसेस की बात करते हैं। इसीलिए what is the most efficient way to allocate scarce resources and allow optimum growth of these resources, यही आज भी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम दुनिया की दृष्टि से बना हुआ है। और दोस्तों, चलते चलते इस लेक्चर में बता दूं कि भारत को स्थायी विकास की शर्तों को आधार पर काम करना चाहिए। स्थायी विकास, और हम विकास जब कर रहे हैं तो हमारे विकास के सेंटर में जीडीपी है, लेकिन पेरिफेरी हमारा सतत है ना। तो हमारा विकास क्या है कि हम समानता और सामाजिक न्याय को बुनियादी सूत्र बनाएं, है ना। इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ये हमारे संविधान के अनुकूल चल रहा है। और दूसरा है, हम इस परिवेश में, आज के परिवेश में दुनिया को देखते हुए अपनी आर्थिक कार्य कुशलता को बढ़ाएं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी शुड इंक्रीज, हर व्यक्ति एफिशिएंट हो,
कोई शिकायत न करे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, अपने उपयोगिता के आधार, अपने ज्ञान के आधार पर आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। कोरोना काल में हम जैसे अध्यापकों ने अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश की। पूरे देश में तमाम यूथ लोग हमारे स्टार्टअप्स के सहारे अपनी क्षमता को बढ़ाए हैं, क्षमता के सहारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सफल हुए हैं। तो आर्थिक कार्यकुशलता हमारे आर्थिक विकास का मूल लक्ष्य होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। और तीसरा, विकल्प होना चाहिए। ये नहीं हम निराश हो, हमारे पास आज अगर हमारे पास विकल्प है हेल्थ सेक्टर में जाने का, एजुकेशन सेक्टर में जाने में, तो हमको बेहिचक जाना चाहिए। और लास्ट में जो हम सदा कहते आ रहे हैं, दुनिया ने नकारा है, पारिस्थितिकीय या पर्यावरणीय तालमेल बिठाइए। जो दुनिया के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमारे हिसाब से वो सनातन विकास है, क्योंकि वेद काल से हम पर्यावरण के अनुकूल अपने आचरण को करते हुए हम विकास के मॉडल को देने की कोशिश करते आए। यही भारत जैसे देशों को निष्ठापूर्वक स्वीकार करते हुए कोरोना के इस काल में सबक लेके दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया के मॉडल को एक्सपोज कर दिया, पूरी दुनिया के आर्थिक मॉडल को एक्सपोज कर दिया। और ताउते जैसे तूफानों ने तत्कालिक तरीके से आपके दुनिया के क्लाइमेट चेंज का लक्षण दिला दिया। हम ऐसे एक्सटर्नलिटीज में रोज फंसते आए हैं। इसलिए हमको अपनी दृष्टि से अपने को अविकसित न करके, अपने को पिछड़ा न करके, अपने एफिशिएंसी को बढ़ाकर हम अपने देश के अनुकूल वेरिएबल्स को लेकर अगर आर्थिक विकास की बात करें तो शायद ये बहस भारत के अनुकूल होगा। और कोरोना काल में भारत का दर्शन जो विश्व कर रहा है, इसी बिहेवियर से कर रहा है। और इसलिए आज समय की मांग है दोस्तों, भारत वाले मिलजुल कर ऐसे विकास की बात करें। धन्यवाद।